ओके, गुड मॉर्निंग। आज फर्स्ट एड की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप के जो केसेस हैं वो आप लोग कई बार देखते हैं हॉस्पिटल में और इवन फील्ड में भी। लास्ट टाइम जब मैं स्टूडेंट्स के साथ गया हुआ था अपने इसमें हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक पोस्टिंग में, तो वहाँ भी मैंने देखा था एक केस मेरे सामने। तब स्टूडेंट्स और वहाँ के डॉक्टर्स सब ने मिल के उसको हैंडल किया, है ना। तो फर्स्ट एड कहीं भी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, इवन इन हॉस्पिटल सिचुएशन। प्रिंसिपल बेसिक वही होंगे, चाहे वो आप हॉस्पिटल में करें, चाहे घर पे करें, चाहे ऑन रोड करें या इवन क्लासरूम में करें। यहाँ पर भी आपको शॉक के केस मिल सकते हैं, ठीक है। तो शॉक क्या है, कितने टाइप का होता है और उसको हमें फर्स्ट एड के रूप में कैसे हैंडल करना है, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो शॉक की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम कहते हैं सदमा लगना, ठीक है ना। सदमा लगने से कई बार व्यक्ति अनकॉन्शियस हो सकता है या इवन फेटल भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ये बन सकती है, ठीक है ना। तो शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। किसी भी कारण से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पाता है ब्रेन को स्पेशली, तो शॉक की कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वो कौन कौन सी वो हम आगे देखेंगे। इससे क्या होगा कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स द सेल्स एंड ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना। वैसे तो और भी चीज़ें हैं जो ब्लड पहुँचाता है सेल्स को, ब्रेन को, बट प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। तो इसके बिना बहुत ही जल्दी ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स और ये भी नहीं पहुंच पाते हैं, बट मेन ऑक्सीजन है। मैनी ऑर्गन्स कैन बी डैमेज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शॉक। बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, प्राइमरली ब्रेन, और इसके अलावा भी कई ऑर्गन हैं जो डैमेज हो जाते हैं बिना प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई के। तो अब आता है क्वेश्चन कि क्या कारण है, शॉक क्यों हो जाता है, ठीक है ना, या इंडिकेशंस की फर्स्ट एड हम कब देंगे शॉक में। तो इसमें सबसे पहला आता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या होती है वो, सुना है कभी, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है ना। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी एक प्रकार का, जैसे कोई मेडिसिन की रिएक्शन कर गई, इंजेक्शन लगाया वो रिएक्शन कर गया, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। इसको भी हम आगे देखेंगे। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, ठीक है ना, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसमें भी रोगी शॉक की अवस्था में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाए तो शॉक में चला जाएगा। ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन्फेक्शन हर जगह का खतरनाक है, बट जब इन्फेक्शन ब्लड में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, है ना। तो सेप्टिसीमिया एक अगेन डेडली कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और इसको हम सेप्टिसीमिक शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, यदि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, अब गर्मी में तो ये ऐसे केस भी आप लोग काफ़ी देखेंगे, तो उस केस में भी शॉक में व्यक्ति चला जाता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया, हाँ। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वो डिहाइड्रेशन, ज़्यादा गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उससे भी शॉक में चला जाएगा, सेप्टिसीमिया, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पॉइजनिंग, ठीक है ना, किसी भी टाइप की पॉइजनिंग में शॉक में जा सकता है। स्नेक बाइट का पॉइजनिंग हो या कोई लेड पॉइजनिंग हो जाए या कोई और भी जहर बॉडी में चला जाए किसी भी कारण से, तो उसमें भी क्या होगा, शॉक में चला जाएगा। इसके अलावा बर्न, ठीक है ना, सीवियर बर्न जब हो जाता है तो भी व्यक्ति शॉक में चला जाता है। और ये बर्न में जब शॉक में जाता है तो उसका और डिहाइड्रेशन का एक ही कारण है, वहाँ भी जो डिहाइड्रेशन ही एक टाइप का हो जाता है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, एकदम से यदि कोई इमोशन डीप हो जाए तो उसमें शॉक में चला जाता है। ये कंडीशन आप लोगों ने फिल्मों में बहुत ज़्यादा देखी होगी, ठीक है ना, नाटकों में देखी होगी कि एकदम से कोई सुना कुछ और फेंट हो गया, है ना। कोई दुख की कंडीशन या इवन सुख की, कहते ना 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई तो सुनते ही मर गया, है ना। तो उस कंडीशन में भी शॉक लग सकता है, तो उसको हम एक नाम देते हैं इमोशनल स्ट्रेस का शॉक या इमोशनल शॉक भी बोल सकते हैं। इसके अलावा
सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, उसका कारण अगेन वही होगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, उसमें शॉक में चला जाएगा। और इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग जाए तो भी व्यक्ति शॉक में जा सकता है, ठीक है ना। अब आता है कि कैसे पता लगेगा शॉक में चला गया व्यक्ति, ठीक है। तो क्या साइन एंड सिम्टम उसके होंगे, आप उसको चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए अगर ये साइन सिम्टम है तो वो शॉक में व्यक्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले रैपिड, वीक और एब्सेंट पल्स चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल पल्स कितनी होती है जो आप चेक करोगे तो, ठीक है, परंतु इससे भी ज़्यादा 100, 120, 125, 130 चली जाए तो इसका मतलब शॉक हो सकता है। वीक पल्स ऐसी है कि बहुत ही कम, फील ही नहीं हो रही, काउंट ही नहीं कर पा रहे, कभी एक आध आ रही है फिर नहीं फील हो रही है ना, तो वीक पल्स हो जाएगी। और एब्सेंट पल्स, बिल्कुल भी पल्स नहीं है, ठीक है, तो भी व्यक्ति शॉक में, यदि सामने हुआ है तो। पुराना अगर केस है आपने अभी देखा तो हो सकता है वो डेड हो, ठीक है ना, एब्सेंट पल्स तो तभी होगी। उसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट, जो आप पल्स चेक कर रहे हो वो रेगुलर नहीं है, ठीक है ना। कौन सा शॉक लगा है? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो सकता है ना शॉक के बारे में। ये नहीं थी क्या, शॉक से संबंधी नहीं थी? नहीं, शॉक संबंधित क्या था? पैनिक अटैक के बारे में कुछ बोल। हाँ, वो भी इमोशनल स्ट्रेस में शॉक हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, बट आपस में नहीं बात करना, कोई भी अगर यहाँ पर क्लास में कुछ पूछना है तो पहले मेरे से पूछेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। अच्छा, इरेगुलर हार्ट बीट, जब आप पल्स फील करेंगे तो इरेगुलर होगी, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी तेज है कभी स्लो है, ठीक है ना। इसके अलावा रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, सांस भी बहुत एक तो फास्ट होगा, ठीक है, और डीप नहीं होगा, इस टाइप से शैलो ब्रीदिंग होगी और रैपिड होगा। इसके अलावा लाइट हेडेडनेस, ठीक है ना। लाइट हेडेडनेस क्या होता है? लाइट हेडेडनेस, सर चकराना, ठीक है ना, सर चकराना, उसको हम लाइट हेडेडनेस कहते हैं। इसके अलावा कूल एंड क्लेमी स्किन बहुत ही ठंडी होगी, है ना, क्लेमी होगी, चिकनी सी दिखेगी, चमकदार सी दिखेगी, है ना। ये भी अपने डिहाइड्रेशन के भी साइन ये होते हैं। इसके अलावा डायलेटेड प्यूपिल्स हो जाएंगे, है ना, प्यूपिल्स डायलेट होंगे। इवन कई बार नॉन रिएक्टिव भी होते हैं, लाइट डालेंगे तो धीरे से रिएक्ट करेंगे, एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, तो नॉर्मली वो डायलेटेड दिखेंगे। और ब्लर्ड विजन, या तो वो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, अनकॉन्शियस होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो करें, वो बता देगा कि धुंधला दिख रहा है मेरे को, आप कौन है मैं पहचान नहीं पा रहा, है ना। तो इस टाइप का साइन सिम्टम शॉक की कंडीशन में आते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है ना, नोजिया हो सकता है, ठीक है, नोजिया ना उल्टी जैसा, उसको घबराहट हो जाएगी, जी मचलाना, कन्फ्यूज्ड होगा व्यक्ति, ठीक है ना। कन्फ्यूजन का तो एक मैंने आपको बता ही दिया कि वो कहेगा कि कौन हो आप, मैं पहचान नहीं पा रहा, या कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो बैठा था, कन्फ्यूजन में रहेगा, नाम भी नहीं बता पाएगा, हो सकता है ना। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, चिंता में होगा। डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट नहीं होगा, ये कह रहे अपन उस समय हम पता नहीं लगा सकते, एकदम से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाद में जब हॉस्पिटल में है तब वो अगर शॉक में है तो पता लगा कि यूरिन आउटपुट तो है ही नहीं, जब आप इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं ना उस समय। और क्या होगा? थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ, प्यास लगेगी, मुंह सूखा होगा, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फाइनली अनकॉन्शियस वो हो सकता है या हो जाएगा, है ना। तो इतने सारे साइन सिम्टम इसमें देखने को हमें मिलते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ शॉक, जो हमने शुरू में डिस्कस किया ही था कि कितने टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें एक टाइप होता है न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है ना। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा कि शॉक में गया व्यक्ति, बट उसका जो अंडरलाइंग कॉज था वो था कि कोई नर्व प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, डैमेज है, या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। दिस इज डिफाइंड एज इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। कई बार कोई एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, ब्रेन में इंजरी हो गई, ऑटोनोमिक जो डिसफंक्शन है वो हो गया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे जो मेन एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन और हमारा जो हार्ट रेट, इनको कंट्रोल करता है, वोमिटिंग सेंटर, बट वो काम नहीं करेगा तो ये जो बीपी वगैरह कंट्रोल होंगे नहीं और व्यक्ति शॉक में चला जाएगा। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज होने से भी ये हो सकता है ना।
और ये किसके कारण हो सकता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर दे, या जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा काम करने लग जाए, है ना। तो इस कंडीशन में हमें शोक, न्यूरोजेनिक शोक हो जाएगा, ठीक है ना। साइन सिम्टम सभी के सेम होंगे बट टाइप अलग होगा क्योंकि उसका अंडरलाइंग कोज अलग है, ठीक है ना, उसके बेस पे। दूसरा आता है हेमरेजिक शोक। हेमरेजिक शोक जैसे नाम से क्लियर है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, है ना। तो हेमरेजिक शोक इज ए कंडीशन ऑफ रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन, मतलब इतना कम ब्लड रह गया है शरीर में कि वो पूरा पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। पूरे टिश्यूज़ को ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इसके कारण वो सेलुलर जो फंक्शन है प्रॉपर नहीं हो पा रही। वेन एवर द सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड ओवर आउटवे द सप्लाई बोथ सेल एंड ऑर्गेनिज्म आर इन द स्टेट ऑफ शोक, जब जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की उतनी नहीं मिल पाती है बॉडी को, तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, शोक में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी शॉक, ठीक है। रेस्पिरेटरी शॉक क्या है, इन दिस कंडीशन व्हेन देयर इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस फेल्स, ठीक है ना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है किसी सीवियर बीमारी के कारण जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, या किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो किस कंडीशन में हो सकता है, कोई गले में, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, चोकिंग हो गई, तो उसमें भी व्यक्ति पहले रेस्पिरेटरी शॉक में चला जाएगा और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। और गला घुटना किसी और कारण से, ठीक है ना, उसमें भी ये चला जाएगा शॉक। उसके बाद आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक इट मीन्स जो अंडरलाइंग कॉज है वो हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, जिसमें हमने पहले पढ़ाई था, शुरू में जो लिस्ट बनाई थी उसमें था कॉजेज वाले में कि हार्ट फेलियर हो गया। तो हार्ट अगर फेल हो जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा, जिसमें जो ब्लड है, जो पंप है प्रॉपर, वो नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी हमारे टिश्यूज़ को। ये हार्ट अटैक में भी देखा जाता है और हार्ट फेलियर में भी देखा जाता है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक शॉक, ठीक है ना। मेटाबॉलिक शॉक क्या है, जो हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है कंटिन्यूसली, उसमें कोई एरर आ जाए, जिसमें बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है ना, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब जो हमारा पीएच रेगुलेशन का सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, ठीक है ना, ज़्यादा एसिड बनने लग गया शरीर में। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसका कारण क्या होता है, रैपिड रेस्पिरेशन, क्योंकि CO2 ज़्यादा ब्लड के अंदर कलेक्ट हो जाती है, उसके कारण भी एसिड हो सकता है। और जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है बॉडी में तो व्यक्ति शॉक में चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास सेप्टिक शॉक। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया, और इसके कारण यदि शॉक हो जाएगा उसको हम कहेंगे सेप्टिक शॉक, ठीक है ना। तो इसमें ये भी एक फेटल कंडीशन है। सेप्सिस डेवलप व्हेन बैक्टीरियमिया और एनी अदर इन्फेक्शन ट्रिगर्स द सीरियस बॉडी वाइड रेस्पॉन्स। पूरी बॉडी में जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसी कंडीशन को हम बैक्टीरियमिया भी बोलते हैं या सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है ना। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए तो काफ़ी कॉमन है कि जब भी कोई इंजेक्शन लगाया और एकदम से यदि वो शॉक में चला गया है तो उसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर कुछ जो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्रिएट करने वाली जो मेडिसिन है उनको हम पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं जो सेंसिटिविटी टेस्ट है ना, वो कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन तो उससे नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए हम इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहेंगे। सम पीपल with severe allergy when they are exposed to something they are allergic to, they may experience potentially life threatening reaction। यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक है और उसको वही चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए तो वो व्यक्ति सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है और व्यक्ति एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है, और इसमें भी इमीडिएटली डेथ हो सकती है अगर प्रॉपर हम फर्स्ट एड नहीं दे पाए, है ना। अब आता है कि क्या करेंगे, ठीक है ना। ये सारा हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि शॉक क्या है, कितने टाइप का है, क्या साइन सिम्टम होंगे, अब करेंगे क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड आएगा वो हमारे पास क्या होगा कि एलिवेट द पर्सन्स फीट
अबाउट 12 इंचेस अबाउ द हेड। सबसे पहले हमें यही करना है, कहीं भी है वो सबसे पहले उसको पैर 12 इंच तक ऊपर कर दो। पैरों के नीचे मोटा तकिया रख दो। अगर मान लो तकिया नहीं है तो जैसे नीचे लिटा दिया और ये जो चेयर है इसके ऊपर पैर रख दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट एड हमें यही करना है, एलिवेट द फीट। क्यों? इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड है वो ग्रेविटी के कारण ब्रेन तक पहुंचे, ठीक है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट एड है एलिवेट द लेग्स, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर ब्रोकन लेग है तो हमें, या बैक या नेक ये ब्रोकन है तो हमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज सबसे पहले हमें फुट हेड रेज करना है। अच्छा, किसी भी कंडीशन में पर्सन का हेड को रेज नहीं करना, गलती से फुट एंड की बजाय हेड एंड रेज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि और ऑक्सीजन सप्लाई और कम हो जाएगी। और क्या करेंगे, टर्न द पर्सन ऑन वन साइड इफ ही और शी इज वॉमिटिंग और ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ठीक है ना। अगर मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, वॉमिटिंग है, तो हेड एंड एक साइड में उसका कर देंगे, ठीक है ना। और क्या फर्स्ट एड हो सकती है इसमें, रीएश्योर द कैजुअलिटी। यदि वो कॉन्शियस है तो उसको रीएश्योर करें कि घबराना नहीं है, आप बिल्कुल, हम आपको ठीक कर देंगे, हमारे पास इतना नॉलेज है कि इस कंडीशन से कैसे निपटा जाए, ठीक है। और हमने एम्बुलेंस बुला ली है, बस जल्दी आने वाली है, आप घबराओ नहीं। इस प्रकार के वर्ड से उसको मोटिवेट करना है और रीएश्योर करना है। अदरवाइज व्यक्ति घबरा के और ज़्यादा डाउन हो जाता है कि बस मैं तो गया, जाने वाला हूँ, है ना। तो उसको कहना है कि नहीं जाने वाले, हम हैं आपके साथ, है ना। लूजन द क्लोथिंग अराउंड द नेक, चेस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना। तो नेक, चेस्ट एंड वेस्ट से जो टाइट क्लोथ्स हैं उसको लूज करना है ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर उसके जा सके। कीप द कैजुअलिटी वार्म, कवर हिम विद ब्लैंकेट और शीट, ठीक है ना। ये कपड़े लूज करके और कोई ब्लैंकेट वगैरह उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि जैसे हमने साइन सिम्टम में देखा था ना कि तुरंत व्यक्ति कोल्ड, जो स्किन है वो कोल्ड हो जाएगी, तो हाइपोथर्मिया में जा सकता है शॉक वाला व्यक्ति। तो हर शॉक वाले व्यक्ति को हमें वार्म रखना है, इसलिए उसके ऊपर हमने कोई भी ब्लैंकेट, शीट या जो भी, कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कोई जैकेट वगैरह किसी की है वो डाल दो, बस वार्म रखना है ना। इफ़ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग और ब्रीदिंग सीम्स डेंजरसली वीक, देन स्टार्ट CPR। यदि ब्रीदिंग वगैरह नहीं है तो हम CPR शुरू करेंगे। कंटिन्यू CPR अंटिल हेल्प अराइव्स एंड पर्सन इज वेकअप। या तो व्यक्ति ठीक हो जाए और या जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए तब तक हम CPR करते रहेंगे। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि CPR कैसे करना है। डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है ना। कुछ भी खाने पीने को नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो, उसकी जो मसल रेस्पॉन्स है वो कमज़ोर है, और जो भी खाएगा पिए वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, विंड पाइप में, ट्रेकिया में चला जाएगा, ठीक है ना, और नुकसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली एम्बुलेंस आ जाएगी, तब तक उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, फुट एंड को रेज करके रखेंगे, है ना। बेसिकल हमारा जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में वो यही है, ऑब्जर्वेशन और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाते रहें जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए। क्योंकि किसी भी टाइप का शॉक हो, चाहे वो कार्डियोजेनिक है, चाहे वो न्यूरोजेनिक है, उसका फाइनल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जाके ही होगा, ठीक है ना। अपन उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ओनली फर्स्ट एड दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।